गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है एक बार फिर आपका हिंदी शिक्षण की क्लास में। और हमने हिंदी के सिद्धांत और शिक्षण भाषा शिक्षण के उद्देश्य किए थे। उसके बाद हम कर रहे थे भाषा कौशल, और विषय आपका रहेगा, एक मिनट, चलो थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। पेन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हिंदी भाषा कौशल हम कर रहे थे और हमने क्या किया था, 4 कौशलों की बात की थी। 4 कौशल कौन कौन से हमने बात की थी? श्रवण, वाचन, लेखन और पठन। तो अब हम बात करते हैं श्रवण कौशल की। हमने अच्छी तरह से बात कर ली थी कि श्रवण कौशल का प्राय क्या है, उसका अर्थ क्या है। अब हम बात करते हैं विषय हिंदी शिक्षण और प्रवीणता। अभी इसको स्केच को रिफिल किया है और उप विषय हमारा होगा भाषा कौशल। और आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि भाषा कौशल में से प्रश्न आना अनिवार्य है। अनिवार्य रूप से आपके भाषा कौशल से क्या आएंगे, प्रश्न आएंगे। तो आप इस क्लास को बड़े ही ध्यान से आपको करना होगा। तो देखिए, अब हम बात कर रहे हैं भाषा कौशल के दूसरे पड़ाव की, और दूसरा पड़ाव क्या है, वाचन। और वाचन को हम साधारण शब्दों में क्या कह सकते हैं, बोलना। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझते हैं बिल्कुल विस्तार पूर्वक, और मुख्य मुख्य बातों को हम चिन्हांकित करते जाएंगे। तो देखिए, बच्चा जन्म से लेकर शुरू में रोना, वो उसकी पहली प्रतिक्रिया होती है इस दुनिया में आने के बाद। तो वो रोने से लेकर अथवा हंसकर अपने जो भाव अभिव्यक्ति है वो करता है। यानी बालक क्या करता है, जन्म से ही रोकर अथवा हंसकर अपने दुख को प्रकट करता है। उसके पश्चात वह क्या करता है, धीरे धीरे अपने वातावरण से जुड़ता है और अपने परिवेश से जुड़कर यह उसमें स्वाभाविक ही नैसर्गिक ही गुण है कि वह कुछ ध्वनियों को निकालने लग जाता है। ठीक वह वैसे ही भाषा के विकास को प्राप्त करता है जैसा कि भाषा के विकास को मनुष्य ने आदि काल में प्राप्त किया था। शुरुआत में या प्रथम अवस्था में बालक क्या करता है, ध्वनि को समझता है, और ध्वनि को समझने के बाद बालक अक्सर बोलता है, और फिर वह एक एक एकाक्षर शब्द का प्रयोग करता है, जैसे माँ, पा, दा, ना। और धीरे धीरे वह करता करता बोलना सीख लेता है, और ज्यादातर बोलचाल के शब्दों को वह प्रयोग में लाना शुरू कर देता है। मौखिक अभिव्यक्ति मानव समाज का सशक्त साधन है। मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से हम हमारे विचारों भावों को व्यक्त करते तो हम लिखित रूप से भी है, लेकिन मौखिक जो साधन है उसे सशक्त कहा क्यों गया है, क्योंकि वाचन कौशल सरलतम माध्यम है अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का। क्योंकि यदि आपको अपने विचार लेखन के माध्यम से प्रस्तुत करने हैं तो आपको कुछ और संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी।
यद्यपि आप बोलकर अपनी बात को प्रकट कर रहे हैं तो आपको अन्यत्र कृत्रिम संसाधनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कहा गया है कि मौखिक अभिव्यक्ति मानव का क्या है, सशक्त साधन है। यानी वाचन कौशल को क्या कहा गया है, सशक्त साधन के रूप में दर्शाया गया है। उसके बाद कहते हैं कि जिससे वक्ता अपनी बात कह सकता है और श्रोता के मन को प्रभावित कर सकता है। इसी दृष्टि से मौखिक अभिव्यक्ति एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ऐतिहासिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो वैदिक युग के ही समय से मौखिक रूप से ही गुरु शिष्य परंपरा पीढ़ियों तक चलती आई, युगों तक चलती आई। क्या होता था कि वैदिक काल में गुरुकुलीय व्यवस्था होती थी और उपनिषद का प्राय ही यह है कि गुरु के समीप जाकर या गुरु के समीप बैठकर ज्ञान को प्राप्त किया जाता था। और गुरु क्या था, मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा ही विद्यार्थियों को ज्ञान है वो संचारित करता था और विद्यार्थी गुरु द्वारा बताए गए मौखिक ज्ञान को ही कंठस्थ करते थे, स्मरण करते थे और उसके बाद वह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी ठीक इसी क्रम में आगे प्रचारित प्रसारित होता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया और व्यक्ति ने भौतिक ऊंचाइयां छूनी शुरू कर दी, लेकिन कहते हैं कि उसका जो बौद्धिक विकास है, एक तरह से हम कह रहे हैं कि हमारा अभी इंटेलिजेंट डेवलपमेंट बहुत उच्चतम लेवल पे है। लेकिन यदि देखा जाए, यदि प्राचीन समय की आज से कंपैरिजन या तुलना की जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो पता चलेगा कि प्राचीन काल में मानव की बुद्धि ज्यादा सशक्त, समृद्ध और स्मृतिशील थी। बल्कि धीरे धीरे मानव की बुद्धि और शरीर भी क्षीण होता जा रहा है। कहते हैं कि महाभारत के समय लगभग 9 या 10 फुट लंबाई वाले व्यक्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। तो आप यह देखिए शारीरिक और बौद्धिक बल पर, और जैसे रावण था उसका सर्वविदित है कि रावण 4 वेदों का ज्ञाता था, यानी उसका बौद्धिक आप विकास देखिए। और आज के समय में आप, मुझे यह लगता है कि वेदों का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति नगण्य हैं, यानी जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, इतने ही हैं। तो आप देख लीजिए, तो कहते हैं कि यह तो वर्षों से चली आ रही परंपरा थी। सामान्यतः 2 वर्ष का बालक बोलना सीख लेता है, लेकिन क्या बोला जाए क्या न बोला जाए, किस उम्र के व्यक्ति से क्या बात की जाए, यह जो मूर्त जो समझ है, मूर्त जो चिंतन है वो नहीं कर पाता। और वह एक बोलने का अपना एक शिष्टाचार है, उस संदर्भ में नहीं सीख पाता। लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसका जो संवाद है उसमें क्या होता है, शिष्टता आ जाती है और वह अपने विचारों एवं भावों को सटीकता से और सौहार्दपूर्ण तरीके से और एक कौशलात्मक ढंग से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने लग जाता है। और वह धीरे धीरे सीख जाता है कि वार्तालाप क्या है, भाषण क्या है, वाद विवाद क्या है, कविता क्या है, पाठ क्या है, शुद्ध उच्चारण क्या है, अशुद्ध उच्चारण क्या है। और वह प्रसंग अनुसार ही बातों को बोलने व कहने लग जाता है। परंतु इस सारी प्रक्रिया में, इस सारी यात्रा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो रोल है वह किसका है, आपका प्राथमिक स्तर पर बालक भाषा का कौशलात्मक विकास सीख जाता है। और इसीलिए
बालक के जीवन काल में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और मैं एक बात आपको कक्षाओं में भी कहती हूँ कि आपके पास बालक एक मिट्टी के उसको क्या कहेंगे आप, पिंड कह सकते हो, मृत पिंड, मृत यानी मिट्टी के, मृत पिंडवत यानी मिट्टी के पिंड के समान आपके समक्ष बालक आता है। और यह आप पर है कि आप जिस तरह से कुम्हार मिट्टी को कहते हैं ना कि अंदर से थाप देकर बाहर से उसके आकार को बनाता है, कि आप विद्यार्थियों को किस तरीके से भाषाई कौशलों में पारंगत बनाते हैं। और कहते हैं कि औपचारिक अवसर हो या अनौपचारिक, वक्ता का अपनी बात को सही रूप से श्रोता तक पहुंचाना सफल संप्रेषण का चिन्ह है, सफल संप्रेषण की निशानी है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को अपने अनुभवों व विचारों की अभिव्यक्ति के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। बालकों को अधिक से अधिक क्या है, स्टेज प्रदान करना चाहिए, जिससे उनके वाचन कौशल को सुधारा जा सकता है। और यह अवसर हम किस माध्यम से दे सकते हैं, कविता प्रतियोगिता करवा सकते हैं, भाषण प्रतियोगिता करवा सकते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता करवा सकते हैं, आशु भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से भी हम बालक के वाचन कौशल को क्या कर सकते हैं, सही ढंग से विकसित कर सकते हैं। इसके बाद आएगा पठन कौशल। अब सही चलने लग गया मार्कर। या इन शॉर्ट हम इसको कह सकते हैं पढ़ना। ठीक है, तो पठन कौशल हम जानते हैं कि बच्चा प्राथमिक कक्षाओं में लिपि की पहचान करना, अक्षरों को बनाना, अक्षरों को पहचानना, अक्षरों को बोलना और अक्षरों को लिखना सीखता है। और जो लिखने का पार्ट है वो आपका सारा क्या आएगा, लेखन कौशल के अंतर्गत आएगा। लेकिन पढ़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि लिखना और बोलना। तो कहते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में बालक लिपि की पहचान कर पढ़ने का क्या करता है, प्रारंभ करता है। लिपि पहचान करता है। ठीक है, और वह क्या करता है कि इस कौशल का विकास धीरे धीरे पाठ्य सामग्री को उचित गति व यति से, पाठ्य सामग्री को उचित गति व यति से पढ़ना सीखना पठन कौशल के अंतर्गत आएगा। कि कहाँ स्वरों का उतार, कहाँ आरोह क्रम आना है, कहाँ अवरोह क्रम आना है, कहाँ दीर्घ स्वरों का प्रयोग होना है, कहाँ लघु स्वरों का या लघु मात्रा का प्रयोग होना है। यह सब जो यह वाचन की क्षमता है वह अर्जित करने के साथ साथ पढ़ने की भी, पठन कौशल को भी वह विकसित करता है। और उसके वाचन और पठन में तारतम्य स्थापित करना आपका कर्तव्य है। बालक के पठन व वाचन कौशल में तारतम्य स्थापित करना। तारतम्य स्थापित करना आपकी जिम्मेदारी है।
और आप उस क्षमता को कैसे विकसित कर सकते हो बालक में? पठित सामग्री में व्यक्त भावों, विचारों, तथ्यों, घटनाओं की पहचान करना, उसके सार को ग्रहण करना और उसके मध्य तारतम्य स्थापित कर पाना ही पठन कौशल का पूर्णता माना जाता है। पाठ्य वस्तु में आए मुहावरे, लोकोक्तियां, विशिष्ट शब्द, कलिष्ठ, कलिष्ठ यानी दुरूह शब्द, कलिष्ठ शब्दों को पढ़ना, ठीक है। ये सारा किसके अंतर्गत आएगा? यह सारा पठन कौशल के अंतर्गत आएगा। पढ़ना ऐसा सृजनात्मक अनुभव है, यानी ऐसा सृजनात्मक या रचनात्मक अनुभव है। पढ़ना कैसा अनुभव है? सृजनात्मक। सृजनात्मक अध्ययन है, ठीक है। तो कहते हैं कि इस कौशल में पढ़ना में जो शब्द पाठक को एक अलग सी दुनिया की यात्रा करवा देता है, यानी गद्य पद्य में लिखित सामग्री को पूर्ण मनोयोग से शुद्ध उच्चारण व उतार चढ़ाव के साथ विराम चिन्हों तक का ध्यान रखते हुए गति पूर्वक पढ़ना ही पठित सामग्री के भावों को ग्रहण करना है। वह पठन कौशल का विविध यानी पठन कौशल का उच्चतम जो आयाम है वह यह है। पढ़ने का चस्का भाषा शिक्षण का सार्थक कदम है, यानी आपको बालकों में पढ़ने के प्रति रुचि का विस्तार करना चाहिए। प्रयाग शुक्ल के एक निबंध खान पान की बदलती तस्वीर का अंश हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि हम पठन कौशल को किस स्तर तक प्राप्त कर पाते हैं। तो कहते हैं हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। अब ये देखिए कि इस जो पंक्ति है इसमें पूर्ण विराम चिन्ह कहाँ पर है, अल्प विराम चिन्ह कहाँ पर है, किस मनोवेग और किस भाव वेग से इसका पठन करना है, यह सब कुछ निर्भर करता है कि आपने अपने बालकों को पठन कौशल का किस स्तर तक अर्जन करवाया है। यह पूर्णतया आपकी जिम्मेदारी बनती है शिक्षक होने के नाते कि स्वयं का उच्चारण और लय, आरोह अवरोह, गति यति, पढ़ने में रुचि को उत्पन्न करें। वह पूर्णतया जो कौशल है वो बालकों में स्थानांतरित करें। तो देखिए कि पढ़ने से क्या है, हम अपने आसपास के माहौल को जीवन के लिए बेहतर बनाने का सपना रखते हैं, तो पढ़ना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक साधन हो सकता है। यहाँ इस बात का खुलासा करना जरूरी है कि पढ़ने का मतलब महज पाठ्य पुस्तक को पाठ पढ़कर उसके अंत में दिए गए प्रश्नों के जवाब रट लेना ही हमारे उद्देश्य को परिपूर्ण नहीं करता। कितनी महत्वपूर्ण बात लिखी है कि आप केवल पाठ प्रश्न हल करवाकर इति श्री न समझे। यानी आपका दायित्व बनता है कि बालक को
पाठ के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक कौशल से, और खासकर जब हम पठन कौशल पर फोकस कर रहे हैं तो आपको शब्दों की दुनिया में बालक को अपने साथ साथ सैर करानी होती है। और कहा गया है कि किसी वर्ण या शब्द को पहचान कर उसका उच्चारण कर देना ही पढ़ना मात्र नहीं होता, बल्कि पढ़ने में अर्थ को समझना भी जरूरी होता है। देवनागरी लिपि में लिखित संस्कृत या नेपाली भाषा के वाक्यों का बयान वाचन तो कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब हम नहीं समझ सकते, तो यह कार्य पठन नहीं माना जाएगा। यदि सीधे शब्दों में कहे तो वाचन का अर्थ है बांचना और पठन का अर्थ है समझना। लास्ट में लिख लीजिए, वाचन बांचना और पठन का अर्थ क्या है, समझना। तो जिस प्रकार से श्रवण और सुनने में फर्क था, उसी प्रकार पठन और वाचन में भी अंतर है। तो पठन का मतलब समझना और ठीक ठीक उन शब्दों की भावानुसार अभिव्यक्ति देना। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल लेखन कौशल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।